हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की तरफ से यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसी टेस्ट सीरीज को हम अपने इस एग्जाम टॉप चैनल पर सॉल्व कर रहे हैं लगातार। एक टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी पीसीएस 2024 के नाम से। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 होगा, जो यूपीएससी हिंदी की तरफ से दिया जा रहा है। तो टेस्ट नंबर 2 में आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जैसे कि आप सभी आगामी जो वीडियो होंगी, जो अगले जो नए टेस्ट होंगे, वो आप सभी को समय पर मिलते रहें और आप सभी लोग अपनी यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी को कंटिन्यू रख सके। आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने होगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। सबसे पहले तो समझना है ये पोर्ट ब्लेयर शहर कहाँ पर है। तो जब आप भारत के मैप को देखेंगे, इस तरीके से पाएंगे कि ये जो भारत का मैप है, वो यहाँ पर एक हमारा शहर है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर के नजदीक आपको देखिए यहाँ पर कोलकाता शहर देखने को मिलेगा, ये कोलकाता शहर है। कुआलालंपुर आपको देखने को मिलेगा, जो मलेशिया की राजधानी है, वहाँ कुआलालंपुर होगा। सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ सिंगापुर है। और यांगूर देखने को मिलेगा, जो म्यांमार में देखने को आपको मिलता है। तो हमसे पूछा कि सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे नजदीक कौन सा शहर है। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये जो यागून शहर दिया गया, ये सबसे नजदीक देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख होगा। प्रश्न है कि बूमला दर्रा कहाँ अवस्थित है। विकल्प आपके सम्मुख है, बताएंगे सभी मित्रगण। बूमला दर्रा कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन आपके सम्मुख है। प्रश्न आपने पढ़ा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। आइए मित्रों, इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे और पाएंगे जो बूमला दर्रा आपके सामने दिया गया है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, तवांग घाटी में। और ये जो बूमला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली, उसके लिए सही नहीं है, यानी गलत कथन होगा, वो आपको टिक करना है। पहला कथन है, ये हिमालय की तरह वलित पर्वत है जो विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण वलित हो गए, इसका उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि ये चापाकार यानी पुराने पर्वत हैं जिनका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता रुकने के कारण ऊपर की ओर उत्थान में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी ऊंचाई में वृद्धि रुक गई। तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। इसी में आगे बढ़ेंगे तो तीसरा कथन है कि ये गुम्बदाकार पर्वत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अवशिष्ट पर्वत है, ना कि गुम्बदाकार। कैसा है, तो आप याद रखेंगे, ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली का पर्वत। ठीक है, चौथा दिया, इसके विस्तार की दिशा और मानसूनी पवनों की दिशा के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी स्थिति बनी हुई है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलत कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है फोर्थ, के रिची आर्कीपिलेगो और लेब्रिनिथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग हैं। यहाँ पर दो द्वीपों का जिक्र किया गया है, एक ये वाले द्वीप और दूसरे आपके ये वाले द्वीप। 21 द्वीप समूह के भाग हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं भारत में, तो भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका अरब सागर में द्वीप समूह, ठीक है, जिसका नाम है लक्षद्वीप समूह। और दूसरा पाया जाता है आपका बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हमसे ये पूछा कि ये जो रिची आर्कीपिलेगो और लेब्रिनिथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग हैं। तो आप सभी मित्रगण याद रखेंगे, ये दोनों ही द्वीप समूह आपके बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। कहाँ पाए जाते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में दोनों मुख्य द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इर्द गिर्द देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो इस द्वीप समूह के उत्तर में आपको अंडमान निकोबार और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, तो ये बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा इन द्वीपों को तो आप जाइए और इंडियन ज्योग्राफी के जो द्वीप वाला टॉपिक आप उसको एक बार अवश्य पढ़िए, महेश वर्डवाल या फिर आप माजिद हुसैन की बुक से आपको ये दोनों द्वीपों के बारे में जिक्र मिल जाएगा, या फिर आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। आप सभी को बता दें दोस्तों, भारत की जितनी भी मुख्य नदियां हैं 2 ही दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, या तो वो पूर्व की ओर
पूर्व में जितनी भी नदियां बहती हैं सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो हमसे पूछा कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आप पाएंगे इन 4 नदियों में से ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपको बतानी है। याद रखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम है पेरियार नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, पेरियार नदी। अब ये पेरियार नदी कहाँ, तो ये पेरियार नदी आपकी केरल में है। ठीक है, केरल की नदी है पेरियार नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। यहीं पर कुछ नदियां और हैं, जैसे आप इसमें पाएंगे कि एक आपकी है नर्मदा नदी है, नर्मदा ये भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। एक आपकी ताप्ती नदी है, ये भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती इस तरीके से बहती है, पेरियार नदी आपकी इस तरीके से बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। अब हमको यहाँ पर बताना है कौन कौन से कथन सही है। कथन पहला कह रहा है माहे नदी वेनाड पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर वनों से निकलती है। दूसरा, मंजरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो देखिए पहला जो कथन दिया गया ये भी कथन आपका सही है और दूसरा कथन दिया गया ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि माहे नदी पश्चिमी घाट के वेनाड पहाड़ियों से निकलती है, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। और मंजरा नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि गोदावरी की अन्य सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो उसमें एक आपको देखिए प्रवरा नदी देखने को मिलेगी। प्रवरा ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। एक आपको यहाँ पर प्राणहिता, जैसे हम प्रणहिता भी कहते हैं, प्रणहिता ये नदी भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। इसी में एक आपकी मंजीरा जो भी हमने आपको देखिए यहाँ पर दी गई है मंजीरा, ये भी इसी की सहायक नदी है। एक इसी में पूर्णा, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7 है, ये पवने तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रभावों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिनके परिणाम स्वरूप ये पवने 2 भागों में बट जाती हैं। इनकी एक शाखा तिब्बत के पठार के रूप उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। उपयुक्त विवरण किस पवन के बारे में है। बताइए ये जो जानकारी दी गई है ये किस पवन के बारे में बात कही गई है। तो सभी साथीगण याद रखेंगे ये जेठ प्रवाह पवनों की जिक्र कहा गया है। जितनी भी बातें ऊपर लिखी गई हैं ये सभी के सभी जेठ प्रवाह ऋतुओं के बारे में बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है। बताइए ये जो काली कपासी मृदा है जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, इसकी जो रचना है वो किसके कारण हुई है। बताइए यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी चट्टानों के फिसन से। तो याद रखेंगे विद्री या जिसे फिसर भी कहा जाता है ज्वालामुखी चट्टानों के, उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा कि काली मृदा का निर्माण दरारी उद्वेदन से हुआ है या लावा से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं। यानी ऐसी वनस्पति जो मनुष्य नहीं उगाता, प्रकृति के अकॉर्डिंग निकलती है और प्रकृति के अकॉर्डिंग ही नष्ट हो जाती है, ऐसी वनस्पति को क्या कहते हैं। तो दोस्त याद रखेंगे ऐसी वनस्पति को कहा जाता है अक्षत वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है देशज वनस्पति। ठीक है, देशज वनस्पति भी कहा जाता है जैसा कि आपको दिया गया, परंतु इसका सही विकल्प होगा अक्षत वनस्पति। जब अक्षत वनस्पति विकल्प में है तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। बताइए भौम जल का अर्थ होगा ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का जो प्रयोग करने वाले राज्य हैं उनको आपको बताना है, क्रम लगाने के लिए बोला गया है, तो क्रम आपको लगा के देना है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपके सम्मुख दिए गए हैं, फटाफट बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए ग्राउंड वाटर की बात की जाए तो सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो पंजाब में किया जाता है, नंबर 2 पर हरियाणा में, नंबर 3 पर राजस्थान और नंबर 4 तमिलनाडु में किया जाता है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि गन्ना भारत की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है। बताइए स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो दोस्त याद रखेंगे सुक्रोज के माध्यम से उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर
डी इसका सही विकल्प होगा। सुक्रोज फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज, और इसी को एक तरीके से हम गन्ने के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपके सामने है कि लौह अयस्क, कोयला और कपास भार हास वाले कच्चे माल हैं। दूसरा है फुटजूल उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। बताइए, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। असत्य पूछा है। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर बिटुमिनस कोयले की। कोयले की बात की जाए तो भारत में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, या 4 प्रकार का कोयला होता है। सर्वाधिक अच्छी मात्रा का कोयला हमारा एंथ्रोसाइट होता है। ठीक है, कौन सा? एंथ्रोसाइट होता है, जो भारत में कम क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेषकर जम्मू कश्मीर वाले भाग में ये देखने को मिल जाता है। हमसे पूछा बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। यह कोयला अधिक गहराई में पाया जाता है, ये कथन सत्य है। इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, ये कथन गलत है। इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है, ये कथन सही है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% के बीच होती है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि बिटुमिनस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, जबकि बिटुमिनस में नमी की मात्रा अत्यल्प होती है। अधिक की जगह क्या होना चाहिए? अत्यल्प होना चाहिए। ठीक है, अत्यल्प होनी चाहिए, ये होना चाहिए था, यही गलती थी, बाकी सभी पॉइंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम तापित तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है? बताइए इनमें से कौन सा है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? बताइए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, आपसे पूछा समुद्री पत्तन नहीं है। पत्तन को ही बंदरगाह कहा जाता है। मैं आप सभी को बता दूं, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या की अगर बात की जाए तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो भारत सरकार द्वारा इनको मान्यता दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक कांडला बंदरगाह देखने को मिलेगा, जिसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है आपका। तीसरा न्यावा शोभा बंदरगाह है। चौथा आपका मारमा गोवा बंदरगाह है। अगला आपका यहाँ पर न्यू मंगलोर बंदरगाह है। यहाँ पर आपका कोच्चि बंदरगाह है, एंडोर बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है, और यहाँ पर थोड़ा अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्दिया बंदरगाह देखने को मिलेगा। इस तरीके से हल्दिया बंदरगाह देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये मुख्यतः 13 बड़े बंदरगाह होते हैं। हमसे पूछा है कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है, अर्थात वो समुद्र को स्पर्श नहीं करता, ऐसा बंदरगाह आपका डायमंड हार्बर बंदरगाह, जिसे कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हुगली नदी पर बना हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये हुगली नदी पर बना हुआ है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। चलिए एक एक करके सभी कथनों को समझेंगे। पहला कथन दिया गया है कि दक्षिण के तटीय मैदान में जनसंख्या का कम जनघनत्व है। क्या ये सही बात है? तो दोस्तों पाएंगे भारत के जनघनत्व का विवरण अगर बात की जाए तो दक्षिण के तटीय मैदानों में जनघनत्व का कम घनत्व, ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमसे प्रश्न पूछा क्या गया, देखिए कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो पूछा गया। तो पहला ही कथन आपका सही नहीं है, बाकी सभी कथन आपके सही हैं। ठीक है, बाकी सभी कथन आपके सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नुएर व डिंका क्या है? यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, एक नुएर और दूसरा डिंका, ये क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, दक्षिण सूडान के 2 सबसे बड़े जातीय समूह हैं, इनको नुएर और डिंका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण सूडान के 2 सबसे बड़े जातीय समूह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा। प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है। दूसरा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कारण ज्वारी प्रभाव है। इस प्रकार आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य है।
ठीक है, हमसे पूछा गया कि कौन कौन से कथन सत्य है, तो बताइए फटाफट इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, माफ कीजिए, यहाँ पर जो कथन होगा वो केवल केवल दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा 18 में क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। प्रश्न नंबर 19वां है कि देश के एक विशेष क्षेत्र में स्थलीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों आपके मेघालय में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, ये आपको मेघालय राज्य में देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, सूर्य के बढ़ते हुए आधार पर 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, 8 ग्रह पाए जाते हैं। 4 ग्रह अंदर के होते हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, 4 बाहर के होते हैं जिन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, और ये होता है आपका एक ग्रह और एक होता है आपका ये। तो इसे देखिए कहते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ये, और ये बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच में आपको यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट नहीं है, यानी माइनर प्लेट नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अंटार्कटिका माइनिंग प्लेट नहीं है, अर्थात एक लघु प्लेट नहीं है। बाकी नाका, अरेबिया और फिलीपींस ये लघु प्लेट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं 4, बताइए दिन और रात की अवधि में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताइए। देखिए पहला विकल्प जो दिया गया, भूमध्य रेखा के निकट अनंत न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए प्रगामी बढ़ता जाता है। ठीक, एक तो ये रहा क्वेश्चन। दूसरा इसमें कि भूमध्य रेखा पर अनंत अधिक होता है। देखिए यही जो दिया गया विकल्प पहला यही सही है, बाकी सभी गलत है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब विकल्प दिया गया कि सही नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है सही नहीं है। बताइए कौन सा सही नहीं है। पहला कि माली, पराग्वे, नाइजीर और मंगोलिया और लीबिया स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये जो देश हैं ये आपके कैसे हैं, स्थल अवरुद्ध देश है, नहीं ये गलत कह रहा है। ठीक है, ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, इसमें केवल केवल लीबिया को छोड़ दिया जाए, लीबिया को, ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। बाकी पराग्वे, माराग्वे, नाइजीरिया, मंगोलिया ये स्थल अवरुद्ध देश है, तो लीबिया नहीं है, इसमें लीबिया को भी शामिल किया, यही विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि लेहमन असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपट्टी से संबंध है और सीमा इसकी निचली परत से संबंध है। बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसके केवल केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपट्टी से संबंध है और सीमा इसकी निचली परत से संबंध है। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा कि निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा पर्वत है जिसमें बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। हिमालय में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। अलास्का, रॉकी, एंडीज तीनों में ही ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं, परंतु हिमालय में नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फ्लीविंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस परिघटना से है। यानी जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया था वो किससे संबंध रखता है, तो वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रावेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंध है। बताइए इसका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे ग्रावेन की बात हो रही है, यहाँ पर किस स्थलाकृति से संबंधित है। सही विकल्प होगा रिफ्ट घाटी से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिफ्ट घाटी के अवतलित क्षेत्र का ही निर्माण एक ग्रावेन से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा रिफ्ट घाटी। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है।
बताइए चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है। सही विकल्प होगा कास्ट मैदान, तो ऑप्शन नंबर बी कार्स्ट मैदान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? बताइए ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक आपको बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? तो दोस्त याद रखेंगे एक तो सिलिका होता है और दूसरा एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि पेडोकल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए पेडोकल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या दो कथन दिए गए हैं। पहला, इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं। दूसरा, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मरुस्थलों के आसपास स्टेपी एवं पेरी जैसे घास के मैदान इन मृदाओं पर ही विकसित हुए हैं। अब आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। तो इसका सही विकल्प होगा ये पहला और दूसरा, दोनों ही कथन आपके क्या है? सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो याद रखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और ढलान वाली स्थल हो तो ऐसी जगह खेती की जाती है चाय की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ऐसी जगह किसकी खेती की जाती है? चाय की जाती है, अर्थात पहाड़ी इलाकों में ये चाय की खेती की जाती है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत के आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला इलाका है, इन क्षेत्रों में इसकी खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है होम स्टे जिसे घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए यहाँ पर दो शब्द दिए गए मेडिकेरे और कुर्ग, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो सही विकल्प होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेन इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रभावित किया जाता है? विग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। ठीक है, जो पाइपलाइन बिछाई जाती है आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, उन्हें विन इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मध्य अक्षांशों के मैदान मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण है। जो अक्षांश होते हैं आपने इस तरीके से ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पर दो रेखाएं होती हैं, ऊपर से उत्तर से दक्षिण दिशा में जो रेखाएं होती हैं इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं और ये जो लाइनें होती हैं इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो मध्य अक्षांश की बात हो रही है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी अव्यवहन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा अव्यवहन। ठीक है, अव्यवहन। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी। याद रखेंगे प्रारंभिक काल में पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी, तो बताने किस तरीके से हुई थी। याद रखेंगे इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के कारण क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर दो विकल्प दिए गए, क्या क्या हो सकता है। पहला है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। उपयुक्त में से सही कथन आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चक्रवात के संबंध में इनमें से क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये आपसे पूछा है, बताइए क्या सत्य नहीं है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति घड़ी की सुई की दिशा में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा में होती है। तो यही कथन आपका क्या है? यही कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो वायु की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर दे रहा है घड़ी की गति की दिशा में होती है, तो यही कथन आपका गलत है, बाकी सभी कथन आपके सही है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 38 है तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, ये अनुकूल नहीं है। निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभ मंडल में उष्ण वायु का अव्यवहन, यही तो गलत है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फों की नहीं है? यहाँ पर विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया अंत समुद्री खड्डे वाले स्थल,
ये महाद्वीपीय शेल्फों की विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? ये जो चरवाहे इनके बारे में पूछा गया कि यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं। तो दोस्तों सही विकल्प होगा ये टुंड्रा प्रदेश के हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो युग्म है। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। दूसरा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। उपयुक्त में से सही कथन है, ये आपको टिक करना है। तो इसमें पहला जो दिया गया ये भी सही कथन है और दूसरा दिया गया ये भी सही कथन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा कि दोनों ही कथन आपके कैसे हैं? सत्य कथन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिसिसिपी तंत्र में शामिल नहीं है? यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी तंत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोरेडो नदी। देखिए, रेड नदी, ओहियो नदी और मिसौरी नदी, ये तीनों ही नदी मिसिसिपी मिसौरी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। वहीं कोलोरेडो नदी कोलोरेडो पठार के स्वरूप के अंतर्गत आती है। यानी ये जो तंत्र है इसका अलग तंत्र होता है, इन सभी को मिला के एक तंत्र बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। रूरवेशियन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, बताइए। रूरवेशियन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, सही विकल्प होगा जर्मनी का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। कभी भी पूछ ले कि रूर बेसिन क्षेत्र कहां पर है, तो ये दोस्तों जर्मनी में है। ये क्षेत्र जर्मनी में कोयला का क्षेत्र है। ये विशेषकर किसका? ये कोयला के लिए जाना जाता है। जैसे भारत में पूछा जाता है भारत का रूर, तो हम कहते हैं छोटा नागपुर पठार, क्योंकि छोटा नागपुर पठार में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे, वफरा नाम का जो शहर है ये इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। सुन्नी त्रिकोण में टिकरित, रमादी और बगदाद ये तीन शहर शामिल हैं। इसमें याद रखना है सुन्नी त्रिकोण में वफरा को शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कुंजर नेट्स वर्क पर्यावरण विधि छत एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कुंजर नेट्स वर्क का आकार किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आकार उल्टा यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? बताइए। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वनस्पति तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनूप एवं कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। अनूप एवं कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया, अनूप एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते। तो यही बिल्कुल इसका सही विकल्प होगा। सत्य कथन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कथन है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा आपके सामने। प्रश्न है कि ई फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो याद रखेंगे ई जो फ्लो होता है इसके द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसे हम क्या कहते हैं? ई फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी है, यानी फिल्टर फीडर है? बताइए। कौन सा इसके अंतर्गत जीव सम्मिलित किया जाता है? ये होगा सीप। ठीक है, ओएस्ट कहा जाता है सीप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सत्य कथन के बारे में टिक करना है। ठीक है, पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय जबकि पदार्थ का प्रवाह अचक्रीय होता है। दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय जबकि पदार्थ का प्रवाह चक्रीय होता है। हमसे सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। बाकी सभी कथन आपके गलत दिए गए। आप एक बार इनको अवश्य पढ़ लें और याद रख के सही कथन ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। कार्बन चक्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो पाएंगे कि वायुमंडल में कार्बन पशुओं में और फिर पौधों में हो जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि हमसे बोला है कि सत्य कथन नहीं है। तो वायुमंडल में कार्बन पशुओं में और फिर हरे पौधों में होता है, यही तो कथन क्या है? गलत है। बाकी सभी कथन आपके कैसे हैं? सत्य कथन है। वायुमंडल से कार्बन हरे पौधों में और फिर पशुओं में जाता है। वायुमंडल से
कार्बन पहले जाता है हरे पौधों में, फिर उसके बाद पशुओं में जाता है, जबकि यहाँ पर पहले पशुओं दे दिए, उसके बाद हरे पौधे दिए, तो यही इसमें गलती दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख। दोस्तों, गले की कुछ समस्या के कारण आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। 52 प्रश्नों पर बचे हुए जो शेष प्रश्न है उसको हम अगली वीडियो में समाहित कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।